A very warm welcome to you all on the online platform of Shri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Our academy provides you all an easy and smart learning platform. Students, how are you all? I hope you are all very good and your studies are going very well. So, what we were learning? We were learning Standard 9th English textbook name movement, उसका फर्स्ट चैप्टर विच इज द लॉस्ट चाइल्ड. हमने जो लॉस्ट चाइल्ड है उसका चैप्टर पढ़ा है, उसके हमने हिंदी ट्रांसलेशन देखी है, स्टोरी देखी है कि लॉस्ट चाइल्ड क्या है. तो हमने उसमें देखा था स्टूडेंट्स कि बच्चा है, मेले में गया है, कई चीज़ें उसको आकर्षित कर रही है, जैसे कि एक सामान्य सी बात है, हर एक बच्चे को चीज़ें आकर्षित करती है, उसका मन होता है ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब कुछ ले ले. तो वैसे ही वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा होता है और हर जगह रुकता रुकता जा रहा है, उसका हर जगह मन लग रहा है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ. और फिर क्या होता है कि वो गुम जाता है. गुम जाता है कैसे? पीछे मुड़कर देखता है, अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे झूला झूलना है. पीछे मुड़कर देखता है तो उसको अपने पेरेंट्स नहीं दिखते. तो फिर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है. ऑब्वियस बात है, डर जाता है, रोने लग जाता है, यहाँ वहाँ भागता है. फिर एक मंदिर में पहुँचता है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोगों के पैरों के नीचे से वो मतलब बेचारा कुचला सा जा रहा है. और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाता है मम्मी पापा, और फाइनली कोई एक अच्छा पर्सन होता है जो उसकी आवाज़ सुनता है, उसको अपनी गोद में लेता है और उससे क्वेश्चन करता है कि बेटा आप कौन हो, आप यहाँ कैसे आ गए, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं. इस तरह से उनसे उस बच्चे से पूछता है. लेकिन वो बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए. अब उस बच्चे को चुप करवाने के लिए, उसको वापस खुश करने के लिए जो वो आदमी है वो काफ़ी कोशिशें करता है. उसको झूले के पास लेके जाता है, उसको बलून्स दिखाता है, वो सपेरे के पास लेके जाता है. और फाइनली वो हमने जो लास्ट थिंग पढ़ी थी वो हमने देखा था कि इस फ्लावर बेचने वाले के पास लेके जाता है. किसी भी तरह से वो चुप हो जाए, वापस खुश हो जाए, ऐसी वो जो मैन है वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है. तो क्या कहता है वो कि कैन यू स्मेल दोज फ्लावर्स चाइल्ड, क्या वो जो फ्लावर्स की खुशबू है क्या वो तुम स्मेल कर पा रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि ये जो गार्लैंड है, ये जो माला है तुम्हारे गले में आए, यानी तुम्हारे गले में वो माला हो, क्या तुम चाहते हो? अब आपको पता है कि किसी टाइम वो बच्चा चाहता था वो माला लेना, लेकिन अब क्योंकि अब उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सिर्फ उसको मम्मी और पापा चाहिए, उसको अगर किसी चीज़ से अब मतलब नहीं रहा है, इसलिए वो हर चीज़ के लिए अब मना किया जा रहा है. जो चीज़ें उसको पहले चाहिए थी अब उसको मिल रही है तो भी वो उन पर ध्यान नहीं दे रहा है. इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट. वो अपनी जो नोज होती है उसको उस बास्केट से हटा लेता है. मतलब वो जो मैन होते हैं उसको कहते हैं कि क्या तुम ये जो फ्लावर्स है इसको सूंघ पा रहे हो, कितनी अच्छी खुशबू है ये. तो वो क्या करता है, वो अपनी जो नाक है उस बास्केट से हटा लेता है. एंड रिटर्टेड हिज सोप, वापस वही चीज़ दोहराने लगता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. अब वो पर्सन कहाँ लेकर जाता है? स्वीट शॉप पे, कि किसी भी तरह से इसका ये जो माइंड है उसको चेंज कर सकूं. तो उसके लिए वो क्या करता है, स्वीट्स सोचता है कि मैं इसको स्वीट्स मिठाइयाँ गिफ्ट करूं. इसलिए वो उसे कॉर्नर जो मिठाई वाली दुकान थी कॉर्नर में वहाँ लेकर जाता है, उस मिठाई की दुकान के काउंटर पे लेके जाता है. What sweets would you like child, कि बच्चा आप क्या लेना पसंद करोगे. जो अंकल है उसको चुप करवाने के लिए, उसका मन बहलाने के लिए अब उससे पूछ रहे हैं कि बेटा आप क्या कौन सी मिठाई खाओगे. The child turned his face from the sweet shop. अब वो बच्चा है उसने वापस जो है अपना फेस हटा लिया उस शॉप से और सिर्फ वही है सुबह के जा रहा है. ठीक है ना, नाक ऐसे करते हैं ना,
इस तरह से रोए जा रहा है, उसके नाक से पानी निकल रहा है जिसको वो खींचे जा रहा है, इस तरह से बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, एक ही बात कह रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी जो स्टोरी है वो समझ में आई होगी कि किस तरह से वो पहले सब कुछ चाह रहा होता है कि सब कुछ चाहिए, लेकिन अब जब उसको मिल रहा है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ अब उसको अपने मम्मी पापा ही चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की जो स्टोरी थी, हाँ यहाँ लास्ट में इनकम्प्लीट है कि उसको उसके फादर मदर मिले नहीं मिले, ये नहीं दिया हुआ, बट ये जो स्टोरी है ये भी बहुत अच्छी है, जिसमें पता चल रहा है कि किस तरह से एक बच्चा चाहे कितनी भी मस्ती कर ले, कितनी भी उसकी एक्सपेक्टेशंस हो कि सब कुछ चाहिए, बट एट लास्ट जाके उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं। वो बच्चा जो है वो स्टार्टिंग में उसको सब कुछ चाहिए होता है, वो सोच रहा होता है कि कैसे पेरेंट्स हैं मेरे, मुझे नहीं दिलाएंगे, उसको पता होता है ये भी नहीं दिलाएंगे, वो भी नहीं दिलाएंगे, बट एट लास्ट जब उसको वो सारी चीज़ें मिल रही है, उसके पेरेंट्स नहीं बट कोई और दिला रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उसको मिल रही है, तो उसको इन चीज़ों से ज़्यादा, इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ज़्यादा उसको क्या चीज़ प्यारी है, उसको अपने पेरेंट्स प्यारे हैं। वो अपने पेरेंट्स में ही खुश है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दिखाई गई है कि बाकी सारी चीज़ों से भी बढ़कर उसके लिए क्या है, अपने पेरेंट्स है। उस बच्चे को अपने पेरेंट्स ही चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को वो मना कर देता है, एकदम रेसिस्ट कर देता है कि कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमारा जो पहला चैप्टर है वो अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमने बहुत कम सुने होते हैं या हमें थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, जिनकी हमें मतलब नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक वर्ड्स है जो मैंने आपके लिए इस चैप्टर में से लिखे हैं यहाँ। ये वर्ड्स स्टूडेंट्स आपके सिनोनियम एंटोनियम्स में भी काम आते हैं, आपको चैप्टर समझने में भी हेल्प करेंगे, और ये वर्ड्स जितने हमारी वर्ड्स की हमें नॉलेज होगी उतनी ही हमारी जो वोकैब है, वोकैबलरी है, वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स है स्टूडेंट्स, ये हम कहाँ से सीखते हैं? ये वर्ड्स हमें कहाँ से पता चलते हैं? हम चैप्टर के थ्रू ही तो सीखते हैं। जब हम चैप्टर्स में ऐसे नए नए वर्ड सीखते हैं, उन्हीं से तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस वर्ड को ये भी कहते हैं। तो वही चीज़ स्टूडेंट सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, तो अलग से उनको प्रैक्टिस करने से बेटर है कि आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसी के मीनिंग्स, उनके वर्ड्स देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आते तो उनके मीनिंग्स को आप हिंदी में लिखिए, जिससे आपको उन वर्ड्स की नॉलेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वर्ड्स का कलेक्शंस आपको पता हो। इसलिए स्टूडेंट्स कुछ एक वर्ड्स मैं आपके सामने लाई हूँ, तो उन वर्ड्स को हम देखते हैं। आई होप आप ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, या आपके पास अगर बुक है, ठीक है, तो बुक में आप इसे नोट डाउन कीजिए। जहाँ ये वर्ड्स आपको मिल रहे हैं आपके चैप्टर में, उन्हीं के साइड में आप इनकी हिंदी मीनिंग्स भी लिखिए, ताकि जब भी आप चैप्टर को पढ़ें, चैप्टर को रीड करें, आपको साथ साथ उनके ये जो हिंदी वर्ड्स हैं आपको पता रहे कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वर्ड है लैग बिहाइंड। हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि उसके पेरेंट्स आगे निकल जाते हैं और वो ही जस्ट लैग बिहाइंड, वो पीछे ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों में ज़्यादा खो जाता है, टॉयज़ वगैरह में जब ज़्यादा खो जाता है। तो एक सेंटेंस आया था कि ही लैग्ड बिहाइंड, तो लैग्ड बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे रह गया। ठीक है, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड वर्ड स्टूडेंट्स आपके चैप्टर में बहुत बार आया है। फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना, या किसी चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होना, जिसे हम कहते हैं फैसिनेटेड। आकर्षित होना किसी चीज़ को लेकर या मोहित होना, इसे कहते हैं फैसिनेटेड। प्रोनाउंसिएशंस पे भी ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वर्ड है लिंगरिंग। लिंगरिंग का मतलब क्या होता है? लिंगरिंग का मतलब होता है सुस्त हो जाना, लेजी या लेथार्जिक। एक होता है एनर्जेटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? लेजी या लेथार्जिक या लिंगरिंग, यानी सुस्त होना। एक होता है एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है,
तो स्टूडेंट इसी तरह से आप इन वर्ड्स के थ्रू सिनोनिम एंटोनियम्स भी साथ साथ सीखते जाओगे, ठीक है। इसलिए ये वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ट्रायंट, ट्रायंट हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि उसके फादर उसको इस तरह का लुक देते हैं कि उसको लगता है कि वो लुक कैसा है, ट्रायंट लुक है। और ट्रायंट का मतलब मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था, तानाशाह, जिसको हम डिक्टेटर भी कहते हैं, जो रूल करता है, ठीक है। तो ट्रायंट यानी तानाशाह, या इसे हम कह सकते हैं डिक्टेटर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है गॉजी। गॉजी क्या होता है? भड़कीला, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, चमकीला भी कह सकते हैं, चमकीला, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा चमकीला, ठीक है। गॉजी यानी भड़कीला या चमकीला। हमने देखा था हमारे चैप्टर में कि जो वो एक फ्लाई था, ड्रैगन फ्लाई, जिसकी विंग्स बहुत ही ऐसी गॉजी सी थी, दैट मीन्स बहुत ही भड़कीली या चमकीली, ठीक है। कॉशनरी हमने सेंटेंस में देखा था हमारे चैप्टर में, उसकी मम्मी ने उसको एक कॉशनरी आवाज लगाई, यानी चेतावनी देने वाली आवाज देकर उस बच्चे को बुलाया था कि कम हियर। तो कॉशनरी यानी कॉशन का क्या मतलब होता है? चेतावनी। तो कॉशनरी यानी चेतावनी देने वाली। ग्रोव, ग्रोव यानी उपवन या वाटिका कह सकते हैं, ग्रोव यानी उपवन। हमने देखा था हमारे चैप्टर में कि वो बच्चा जब ग्रोव में जाता है तो बहुत सारी जो फूलों की पंखुड़ियां हैं, जो फूल है उसके ऊपर शावर करते हैं, ठीक है। तो कहाँ जाता था वो? ग्रोव में। और ग्रोव का मतलब क्या होता है? उपवन। नेक्स्ट इज पेटल्स। हमने देखा था फ्लावर के पेटल्स उसके ऊपर गिरते हैं, तो पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं पंखुड़ियां, ठीक है। उन पेटल्स को वो कलेक्ट करता है और फिर बीच में ही छोड़ देता है क्योंकि उसको डब दिख जाते हैं। तो पेटल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग्स हमने जब सेंटेंस में देखा था, मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि थ्रॉन्ग्स का मतलब क्या होता है? भीड़। हम क्राउड भी कहते हैं, हम रश भी कहते हैं, और उसी तरह से हम थ्रॉन्ग भी कहते हैं, किसे? भीड़ को, ठीक है। क्राउड, रश, ये सब इसके सिनोनियम्स ही है। इसके बाद स्टूडेंट्स कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है मिलना, और हम इसे कह सकते हैं कंजॉइन या मीट। हमने देखा था कि वो उस खेत में से निकलते हैं और उसको बहुत सारी फुटपाथ्स दिखते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई उसको पीछे धक्का दे रहा हो। इस तरह से काफ़ी सारे जो है वो फुटपाथ उस खेत की ओर, जब खेत से वो बाहर मेले की तरफ आते हैं तो बहुत सारे फुटपाथ दिखते हैं। वो एक जगह आकर मिल रहे होते हैं। कहाँ मिल रहे होते हैं? मेले में। तो उसके लिए उसी पैराग्राफ में आपको ये वर्ड मिलेगा कन्वर्जिंग, ठीक है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? मिलना, और इसके सिनोनिम्स होते हैं कंजॉइन या मीट। मैंने सबके नहीं लिखे हैं, कुछ एक वर्ड जो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े ज़्यादा आपके लिए टिपिकल होंगे, उनके लिए मैंने साथ में और भी वर्ड्स लिखे हैं। नेक्स्ट इज रिपेल्ड। रिपेल्ड का मतलब होता है पीछे धकेलना। हमने देखा था कि वो जब उस जगह पर खड़ा हुआ था जब बहुत सारे फुटपाथ निकल रहे थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ जैसी थी, तो वहाँ एक बार के लिए उसको ऐसे लगा कि वो पीछे धकेलीज रहा है। तो रिपेल्ड का मतलब होता है पीछे धकेलना। देन ओवरवेलमिंग। अवर नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स अपरिहार्य। अपरिहार्य क्या होता है? बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी वर्ड आ गया है ये। तो इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, यानी जिसको हम अवॉइड नहीं कर सके, या एक और वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं जिसको टाला न जा सके। तो अपरिहार्य, अनअवॉइड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसके लिए आता है ओवरवेलमिंग। हमने पढ़ा था ओवरवेलमिंग डिजायर, उसकी एक इच्छा हो गई थी शायद। आई थिंक ये आपको मिलेगा ये वर्ड, या तो झूला झूलने गया था तब उसकी जो डिजायर थी, या बलून्स के लिए उसकी एक ओवरवेलमिंग डिजायर, यानी ऐसी डिजायर जिसको वो अवॉइड नहीं कर सके। कोर्स। कोर्स यानी खुरदरा या मोटा भी कह सकते हैं। इसके लिए, कोर्स के लिए हम रफ वर्ड का यूज करेंगे। कोर्स म्यूजिक, जो वो सपेरे की जो आवाज थी उसकी, फ्लूट की, उसके लिए जो म्यूजिक आया था, वहां आपको ये वर्ड मिलेगा कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रफ, ठीक है। कोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोर्स का मतलब होता है रफ।
श्रिंक। इसके स्टूडेंट स्पेलिंग भी इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम क्या करते हैं, आई ई में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ई पहले लिख देते हैं, आई बाद में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो स्पेलिंग है इस पे भी ध्यान दीजिएगा। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है चीखना। वो बच्चा चीख रहा था ना, मम्मी चाहिए पापा चाहिए, या बहुत तेज आवाज में चिल्ला भी रहा था अपने मम्मी पापा को ढूंढते टाइम। तो ये वर्ड जो है श्रिंक, ये आपके चैप्टर में बहुत बार आया है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, और स्पेलिंग पर भी फोकस कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं और कुछ एक वर्ड्स हैं। जर्क। जर्क का मतलब है झटका लगना, ठीक है। जब उसके मम्मी पापा उसको नहीं मिले थे तो उसको एक हल्का सा झटका सा लगा था, तो जर्क का मतलब क्या होता है, झटका, ठीक है। हीटर एंड थीटर, व्हाट डज दिस मीन? हीटर एंड थीटर का मतलब होता है इधर उधर। स्टूडेंट्स एज अ कंजम्पशन भी हम ये यूज होता है, जैसे बट के साथ नहीं, बिकॉज एंड, ये जो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ वही वर्ड आते हैं, जैसे जो के साथ तो आता है, तो इस तरह के वर्ड्स हैं, इधर के साथ उधर ही आएगा, ठीक है। तो हितर अगर दिया गया है तो उसके बाद अगर कोई अदर जो कंजंक्शन लगेगी वो यही होगी, ठीक है। तो हितर एंड थीतर का मतलब क्या होता है, इधर उधर, वो इधर उधर भाग रहा होता है, तो हितर एंड थीतर। कन्वल्स्ड, कन्वल्स्ड का मतलब होता है मरोड़ना। कन्वल्स्ड का मतलब क्या होता है, मरोड़ना। कंजस्टेड, कंजस्टेड कई बार हम बोलते हैं ना, यार बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, तो कंजस्टेड क्या होता है, कंजस्टेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला। कंजस्टेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कंजस्टेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाली जगह, या कंजस्टेड हम भीड़ भाड़ के लिए, या जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड हो, जगह नहीं हो, ऐसे प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं कंजस्टेड। हम किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि यार ये जो बैग है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा इसमें हमने सामान भर दिया है, चीज़ें मिल नहीं रही। कंजस्टेड हम किसी भी भरी हुई चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है पैरों तले कुचलना। हमने देखा था कि जब वो मंदिर में गया था तो वो लोगों के पैरों के नीचे कुचलीज रहा था, वहां आपको ये वर्ड मिलेगा ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है कुचलना, यानी पैरों तले कुचलना। नेक्स्ट इज रीइटरेटेड। रीइटरेटेड, व्हाट इज रीइटरेटेड? मतलब दोहराना। वो बार बार दोहरा रहा था, मम्मी जाना है, पापा जाना है, तो मुझे मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई मम्मी, आई वॉन्ट माई फादर। तो रीइटरेटेड का मतलब होता है दोहराना, बार बार, ठीक है, बार बार रिपीट करना, उसको हम बोलते हैं रीइटरेटेड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टूडेंट्स जितने भी हार्ड वर्ड्स करवा रही हूँ इसको प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, आपके लिए बेटर है, आपकी वर्कएप के लिए बेटर है। और क्या होगा कि जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसके अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम रट कर ही आंसर दें। हमारे पास अगर अच्छी वर्ड्स होते हैं तो हम उन वर्ड्स के थ्रू हम जो हमारा आंसर है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। और जितना अच्छा आपका जितनी अच्छी वर्कएब आपने यूज़ की होगी आपके सेंटेंस में, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो रटना ज़रूरी नहीं है, हमने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, तो आई होप कि आप उस चैप्टर के थ्रू ही आप अपने तरफ से भी, आप अपने मन से भी आंसर्स बहुत अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे क्वेश्चन आंसर्स स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक है मूवमेंट्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, लास्ट में उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, हम वो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसके अलावा मैंने आपके लिए थोड़े बहुत और भी क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं, ठीक है। सिर्फ वो 4 क्वेश्चन आंसर्स इनफ नहीं है, और भी अगर जैसे क्वेश्चन आंसर्स आपके आते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनका किस तरह से आंसर देना है, वो भी हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? यानी ऑन हिज वे टू द फेयर, फेयर यानी मेले में जाते टाइम, ऑन हिज वे रास्ते में उस बच्चे को क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या थिंग्स है जो वो देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड? लैग बिहाइंड अभी हमने फर्स्ट हमारा हार्डवर्ड देखा था, लैग बिहाइंड यानी पीछे रह जाना। तो क्या ऐसा रीजन हो जाता है, वो पीछे क्यों रह जाता है? हमारा क्वेश्चन है कि फेयर में यानी मेले में जाते टाइम उस बच्चे को रास्ते में क्या क्या चीजें दिखती है और वो पीछे क्यों रह जाता
है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा, आप साथ साथ आंसर नोट करते हुए चलिए और इस आंसर को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में इसको फ्रेम कर सकें। आपको पता ही है कि बच्चे ने रास्ते में क्या क्या देखा था और वो पीछे क्यों छूट गया था। देखिए, ऑन हिज वे टू द फेयर, यहाँ से हमने लिया है ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज, बच्चा क्या देखता है, बच्चा देखता है टॉयज, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स के बलून्स देखता है, टॉयज देखता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला देखता है, अ स्विंग, झूला, झूला देखता है और क्या देखता है, एंड अ स्नेक चार्मर, जो सपेरा था वो देखता है जो फ्लूट बजा रहा होता है। तो ऑन हिज वे टू फेयर वो क्या क्या देखता है, देखिए ऑन हिज वे टू फेयर यहीं से हमने ले लिया, द चाइल्ड सीज, ये रहा, बच्चा क्या क्या देखता है, उसने जो जो देखा है वो हमने यहाँ लिख दिया। हमारा जो इसके बाद में ही जो सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा है इसी क्वेश्चन में, वो क्या है, वो है व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, वो पीछे क्यों रह जाता है। देखिए, तो इसका आंसर है ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दिस थिंग्स, इन सभी चीजों की, ऑल दिस थिंग्स, कौन सी थिंग्स, इन सभी, ये जो चीज मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखी है, तो ही गेट्स अट्रैक्टेड ऑल दीज थिंग्स, ये किन थिंग्स के लिए है, इन्हीं चीजों के लिए जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, इन चीजों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, सो इसलिए ही लैग्स बिहाइंड, इसलिए वो पीछे छूट जाता है। तो आपको बात समझ में आई। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट में दे रखा है सेंटेंस, इसलिए जो हमने आंसर लिखा है वो भी प्रेजेंट वर्ड्स में ही लिखा है, सो ही लैग्स बिहाइंड, इसलिए वो पीछे छूट जाता है। तो आया समझ में। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसे आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। इफ आपने नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार आप वीडियो पॉज करके फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, इन द फेयर, मेले में, ही वॉन्ट्स मैनी थिंग, उसे कई चीजें चाहिए, व्हाट आर दे, उसको क्या क्या चाहिए वो आपको बताना है। स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है, आपको उन चीज़ों को बार बार लर्न नहीं करना पड़ेगा। जो आपने फर्स्ट में आपने देखा कि उसने रास्ते में क्या क्या दिखा, वही चीज़ थी जो उसको चाहिए थी, तो चीज़ें वही रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा जो वे ऑफ राइटिंग है आप वो चेंज कर सकते हैं आपके आंसर को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें उसको, ही वॉन्ट्स मैनी थिंग, उसे कई चीज़ें चाहिए थी, व्हाट आर दे, वो क्या चीज़ें हैं, Why does he move on without waiting for an answer, और वो आगे क्यों बढ़ जाता है बिना आंसर लिए। आंसर क्या, कि उसे मिलेगी या नहीं, वो खुद ही सोचता रहता है ना, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, तो बिना आंसर का वेट किए वो आगे क्यों बढ़ जाता है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस हर एक क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एक ही साथ दो आंसर है, ठीक है, दो क्वेश्चन है तो उनके दो आंसर्स भी हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम कितने बड़े बड़े आंसर हैं, क्योंकि इसमें दो आंसर है इसलिए आपको लग रहा है। आपसे अगर इस तरह से लर्न नहीं होते तो उसको हाफ ऑफ करके भी लर्न कर सकते हो। जैसे पहला पूछा है कि जो चीज़ें उसको चाहिए थी वो कौन कौन सी चीज़ें थी, तो पहले हम इसका आंसर देखते हैं। द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग इन द फेयर, हमें पता है कि ही वॉन्ट्स मैनी थिंग इन द फेयर, तो चाइल्ड को कई सारी चीज़ें थी जो मेले में से चाहिए थी। अब उसे क्या क्या चाहिए था, तो ही वॉन्ट्स टू हैव टॉयज, वो चाहता है कि उसके पास टॉयज हो, डिफरेंट स्वीट्स, मिठाई हो, गार्लैंड यानी माला हो, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, बहुत सारे डिफरेंट कलर के बलून्स हो, एंड हैज़ अ कीन डिज़ायर, और उसका डिज़ायर यानी बहुत ही उसने बोल्ड रिक्वेस्ट किसके लिए की थी, राउंड अबाउट में झूले के लिए तो की थी, इसलिए यहाँ हमने लिखा है हैज़ अ कीन डिज़ायर, उसका जो कीन डिज़ायर था, जो बहुत ज़्यादा उसका जो डिज़ायर था, इच्छा थी टू एन्जॉय द राउंड अबाउट, वो क्या थी, राउंड अबाउट में यानी उस झूले पर एंजॉय करने की थी। तो ही मूव्स ऑन विदाउट, ये देखिए यहाँ राउंड अबाउट तक फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दे इसका आंसर है। इसके बाद वो मूव क्यों कर लेता है, तो ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिकॉज, वाई जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिकॉज से ही स्टार्ट होता है उसका आंसर, या हम पूरा आंसर लिखकर लास्ट में सो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन में सही है, ही मूव्स ऑन
विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, ही मूव, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। सेम चीज है, वाई है इसलिए बिकॉज लिख दिया। एक चीज डिफरेंट है, यहाँ देखिए ही के बाद मूव आया है, ठीक है, और यहाँ हमने ही के बाद मूव्स लगाया है, ऐसा क्यों? यहाँ डज है, ठीक है, और डज के बाद जो वर्ब है वो ओरिजिनल फॉर्म आती है, और यहाँ देखिए डज नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, और वर्ब सिंगुलर कौन सी होती है? जिसमें एस ई एस होता है, वो वर्ब सिंगुलर होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने ये रूल किया है, इसलिए वापस यहाँ आपको बताया है ताकि आपको पता रहे कि जो टेंसेस आप वहाँ पढ़ते हो वो रियल में काम कहाँ आती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर बिना किसी एरर के लिखने में हमें जो हमारे टेंस के रूल है वो काम आते हैं। तो यहाँ देखिए ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज, यहाँ तक आपके क्वेश्चन में ही है। आगे आपको क्या लर्न करना है, वो बिना किसी आंसर के चला क्यों जाता है? whenever he stops to see things, क्योंकि जब भी वो चीजें देखने के लिए खड़ा होता है, his parents gave him cautionary call, जो उसके पेरेंट्स हैं उसको हर बार कैसी एक आवाज लगाते हैं, चेतावनी भरी आवाज लगाते हैं कि बेटा आ जाओ, ठीक है। तो इसलिए वो कहीं ज्यादा रुकता नहीं है, मतलब रुकता तो है लेकिन पेरेंट्स के आंसर का वेट नहीं करता और आगे निकल जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आ गया, आपने आई होप लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। उस बच्चे को कब पता चलता है कि वो जो है वो रास्ता भटक चुका है, वो उसका उसके मम्मी पापा नहीं है या वो रास्ता भूल चुका है, भटक चुका है, ये उसको कब रियलाइज होता है? हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब। उसकी जो चिंता है, एंजाइटी यानी चिंता, और इनसिक्योरिटी पता ही है क्या होती है, जो उसकी इनसिक्योरिटी है और जो उसकी एंजाइटी है उसके बारे में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है उसे कब पता चला, जब उसने अपने पेरेंट्स को झूले के लिए कहा और उसने पीछे देखा तो उसके पेरेंट्स नहीं थे, तब उसे पता चला कि वो रास्ता भटक गया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर। बच्चा एक राउंड अबाउट देखता है मेले में, एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट, और उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट। वो बच्चा उस राउंड अबाउट पे राइड करना चाहता है। ही आस्क्स हिज पेरेंट्स फॉर परमिशन टू एंजॉय इट, और वो अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगता है जिससे ताकि वो राउंड अबाउट जो है उसको एंजॉय कर सके। हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स यानी पेरेंट्स की तरफ से या पेरेंट्स की साइड से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के पार्ट से यानी पेरेंट्स की साइड से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ही रियलाइजेज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसका आंसर यहाँ तक है। तब ही रियलाइज तब उसको रियलाइज होता है दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, तब उसको रियलाइज होता है कि वो रास्ता भटक चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो किस तरह से किया गया है, वो क्या करने लगा था? ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली, बहुत बुरी तरह से वो रोने लगा था। एट वंस, एक बार तो बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगा था। एंड रन हियर इन देयर, और यहाँ वहाँ भागने लगा था। इन सर्च ऑफ देम, उनकी सर्च में उनको ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ भागने लगा था। किनको ढूंढने के लिए? अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ भागने लगा था। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उसे पता चला कि उसने रियलाइज किया कि वो अपना रास्ता खो चुका है, और उसकी जो एंजाइटी है, स्टूडेंट इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, इसको एंजाइटी बोलते हैं। तो किस तरह से उसकी एंजाइटी और उसकी इनसिक्योरिटी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? तो जो lost child है, जो बच्चा गुम गया है, lose interest, वो सभी चीज़ों में इंटरेस्ट खो देता है दैट ही वॉन्टेड अर्लियर, उन चीज़ों में वो इंटरेस्ट खो देता है जो उसको पहले चाहिए होती है। तो ऐसा क्यों, वाई, ठीक है, क्यों वो बच्चा जिसको पहले जो चीज़ें चाहिए होती है उन चीज़ों में अपना इंटरेस्ट खो देता है? क्यों खो देता है? आप सभी को पता है, हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है क्यों? क्योंकि वो उस फेयर में गुम जाता है और उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है अपने पेरेंट्स, इसलिए उसका ध्यान सिर्फ अपने पेरेंट्स पे होता है कि उससे अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं और बाकी चीज़ों में वो अपना इंटरेस्ट खो देता है। ठीक है, देखो द लॉस्ट चाइल्ड लूजेस इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज, ये स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चंस में से ही आया है, बिकॉज क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो वाई से स्टार्ट हुआ है, जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं क्यों है। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन में ही है कि जो लॉस्ट चाइल्ड है वो इंटरेस्ट लूज कर देता है उन चीज़ों में जो उसको पहले चाहिए होती है, बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, क्यों वो खो देता है इंटरेस्ट? क्योंकि वो मेले में खो जाता है, बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, क्योंकि वो मेले में खो जाता है। ही इज पैनिक स्ट्राइकन फॉर बींग लॉस्ट, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है लॉस्ट होने की वजह से। ठीक है, ऑफ बींग लॉस्ट, ही इज पैनिक स्ट्राइकन फॉर बींग लॉस्ट, गुम जाने की वजह से वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। नाउ ही फर्स्ट wants his parents, ये फर्स्ट के स्टूडेंट्स स्पेलिंग आप सही कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो नाउ ही फर्स्ट wants his parents, अब उसको सबसे पहले क्या चाहिए? अब उसको अपने पेरेंट्स चाहिए। he is afraid and feels unsafe, अब वो कैसा फील कर रहा है? वो डरा हुआ है और अनसेफ फील कर रहा है, यानी असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसका सभी चीज़ों में से इंटरेस्ट गुम गया है। अब उसको जो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए उसे वो चाहिए उसको उसके पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, जो आपके बुक्स के क्वेश्चन हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ एक मैंने अदर क्वेश्चंस भी लिए हैं, उनको भी नोट डाउन करते हुए चलिए। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। What do you think happens in the end? आपको क्या लगता है? ये स्टूडेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी कल्पना के आधार पर है, मैंने अपनी कल्पना के हिसाब से लिखा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, What do you think happens in the end? आपको क्या लगता है कि लास्ट में क्या हुआ होगा? Does the child find his parents? क्या वो जो बच्चा है अपने पेरेंट्स को फाइंड कर पाया? क्या उसको अपने पेरेंट्स मिल गए? तो आपको क्या लगता है कि लास्ट में क्या हुआ होगा, इसकी एंडिंग कैसी हुई होगी? तो स्टूडेंट्स, एंडिंग हमेशा हैप्पी हैप्पी होनी चाहिए, तो इसलिए इसका जो आंसर है मोस्टली होता है कि हाँ बच्चा मिल गया। तो वही चीज़ है कि यस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट एट लास्ट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एट लास्ट उस बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे। The kind-hearted person must have tried his best to find his parent. जो kind-hearted person, ये kind-hearted person कौन है? वो मैन जो जिससे वो बच्चा मिला था। तो जो kind-hearted person है must have tried his best, यानी उसने अपनी बेस्ट दिया होगा, उसने अपने पूरी कोशिश की होगी to find his parents, उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने में। On the other hand, अब ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ वो बच्चा ही अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है, पेरेंट्स भी तो बच्चे को ढूंढेंगे। तो वही चीज़ बताई गई है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है कि कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी
बच्चे को ढूंढने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी। टू फाइंड द चाइल्ड, यानी बच्चे को ढूंढने में उसके पेरेंट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये स्टूडेंट्स ये भी आपका एक टॉक अबाउट इट वाला पार्ट है, उसमें दिया गया है कि हाउ टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट, कि गुमे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कॉमन चीज़ें हैं, आप अपनी इमेजिनेशन अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ लिख सकते हैं। मैंने इसका थोड़ा बहुत आपको बताया है। इट इज़ वेरी कॉमन दैट चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इन फेयर्स एंड क्राउड। बहुत आम सी बात है कि बच्चे जो हैं वो मेलों में और भीड़ भड़ाके वाली जगह में गुम जाते हैं। हम जब छोटे थे तब हम अगर ऐसे भीड़ में जाते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें क्या क्या रखते थे कि लाइक हाथ पकड़ के रखना और गुम मत हो जाना, ध्यान रखना। आजकल ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के पास फोन्स होते हैं और कई बच्चों को, छोटे बच्चे हैं बट नंबर याद रहते हैं, तो आजकल फोन हो जाता है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उनका ध्यान पेरेंट्स को भी रखना होता है। बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे। पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि कह देते थे कि तो हाथ पकड़ के रखना, यहाँ वहाँ मत जाना, इसके अलावा भी ऐसा कुछ हो जाता है तो इस जगह पर आकर मिल लेना, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत ही कॉमन है कि बच्चे जो है वो मेले और भीड़ भड़ाके में गुम जाते हैं। हार्डली अ डे पासिस व्हेन नो चाइल्ड गेट लॉस्ट। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई दिन ऐसा गुजरता है कि कोई बच्चा गुमा नहीं है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन टू एंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। दोनों की ही ड्यूटी है, पेरेंट्स की और साथ ही साथ बच्चे की भी, कि वो गुमे नहीं, एक दूसरे के साथ रहे। द पेरेंट्स नीड टू बी विजिलेंट, यानी सतर्क। इसका मतलब क्या होता है, सतर्क। पेरेंट्स को ज़रूरत है कि वो सतर्क रहें एंड मोर केयरफुल, और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे भीड़ भड़ाके वाली जगह पर। बिफोर एंटरिंग अ क्राउडेड प्लेस, किसी क्राउडेड प्लेस पर एंटर करने से पहले पेरेंट्स शुड फिक्स अ पॉइंट वेयर द चिल्ड्रन शुड वेट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी भीड़ भड़ाके वाली जगह पे जाने से पहले पेरेंट्स को भी इंश्योर कर देना चाहिए कि अगर मे भी ऐसा हो कि तुम गुम जाओ, हाथ छूट जाए भीड़ में, तो इस जगह आ जाना, यहाँ हम मिल जाएंगे, ठीक है। वेट इन केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट, अगर गुम जाओ तो इस जगह आकर वेट कर लेना। दे शुड मेक द चाइल्ड मेमोराइज होम एड्रेस। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को एटलीस्ट घर का एड्रेस है वो याद करवा देना चाहिए, एंड टेलीफोन नंबर्स भी बच्चों को लर्न करवा देना चाहिए, ठीक है। दे शुड पुट और पिन अप अ नोट ऑन द पॉकेट ऑफ द चाइल्ड विथ फुल डिटेल्स। ऐसे भीड़ भड़ाके वाली जगह पर जाने से पहले बच्चे के जेब में एक नोट जो फुल एड्रेस वगैरह हो जिसमें, वो डाल देनी चाहिए। दे शुड अटेंड टू द नीड ऑफ चाइल्ड एंड नेवर लीव हिम बिहाइंड इन केस ही हैपन्स टू स्टैंड एट सम शॉप। और क्या करना चाहिए कि बच्चे की नीड्स का ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। ये ध्यान रखिए कि उसको क्या चीज़ चाहिए, और एक वो कहीं रुका है तो वहीं नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वो किन शॉप्स पे रुका है। इसके बाद ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, शुड होल्ड द हैंड्स ऑफ हिज पेरेंट्स एट अ क्राउडेड प्लेस। सिर्फ पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चे की भी बराबर जिम्मेदारी होती है। बच्चों को भी, जो पेरेंट्स हैं उनके हाथ, बच्चों को पेरेंट्स का हाथ टाइटली पकड़ के रखना चाहिए। ही शुड कीप आई ऑन हिज पेरेंट्स सो एज नॉट टू लूज साइट ऑफ देम। बच्चे को ध्यान रखना चाहिए कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, ताकि वो उनकी नज़रों से दूर नहीं हो जाए। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी द हेल्प ऑफ पुलिस, हेल्प सेंटर्स एंड मीडियाज कैन बी टेकन। और कोई एमरजेंसी हो जाए, बाई चांस सब कुछ ध्यान रखते हुए भी गुम जाए, तो उनको पुलिस की, सेंटर्स की या मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए। ये इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप अपनी इमेजिनेशन से इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने 2-3 स्टूडेंट्स अदर क्वेश्चंस लिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखिए यहाँ, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट व्हेन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स। आप अपने मन से लिखिए। मैंने अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं।
तो बच्चे ने कैसे रिएक्ट किया जब उसके पेरेंट्स का कोई अता पता नहीं मिला। तो हमने अदर जो क्वेश्चंस किए थे उनमें भी हमने देखा था, उसी चीज़ को हम उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं लैंग्वेज को यूज़ करके हम क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे। तो द चाइल्ड वॉज वेरी इनोसेंट, बच्चा बहुत मासूम था। ही गेट कन्फ्यूज एंड पैनिक स्ट्राइकन ऑन नॉट सीइंग हिज पेरेंट्स, कि बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो गया था और पैनिक हो गया था, घबरा गया था जब उसने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। ही फेल्ट लोनली विदाउट हिज पेरेंट्स एडमिस्ट सो मच ऑफ क्राउड, वो इतनी भीड़ में खुद को अकेला पा रहा था, अकेला महसूस कर रहा था अपने पेरेंट्स के बिना। द मैन हु ट्राइज टू कंसोल द चाइल्ड, कंसोल शांत करना, चुप करवाने की जो कोशिश कर रहा था आदमी, डज नॉट अचीव एनी सक्सेस, उसको भी कोई सक्सेस नहीं मिली। एज द बॉय ओनली नीड्स हिज पेरेंट्स, क्योंकि उस बच्चे को सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए थे। एंड नो मॉनिटरी बेनिफिट, किसी तरह की मॉनिटरी बेनिफिट यानी कोई भी अदर चीज़ नहीं चाहिए थी, सिर्फ उसको उसके पेरेंट्स चाहिए थे। तो बताया गया है कि किस तरह से उस बच्चे ने रिएक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did the child go with his parents? वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाता है? मेले में जाता है। What did he want there? उसको वहाँ क्या चाहिए होता है? तो the child went, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, did दिया गया है यानी पास्ट, तो यहाँ हमने go की जगह went किया है। ये भी टेंस रिलेटेड रूल है, क्वेश्चंस में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं बताया है मैंने आपको। द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर, चाइल्ड जो है कहाँ जाता है, मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, जहाँ उसे क्या क्या चाहिए होता है ये हमने पढ़ा है, गार्लैंड्स, बलून्स, मिठाइयाँ, स्वीट्स ओवर देयर। ठीक है, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सी, और क्या चाहिए उसे, द स्नेक, जो सपेरा वाला था ना, नागिन डांस, वो उसको देखना होता है। और क्या चाहिए उसको, टेक अ राइड ऑन द स्विंग, स्विंग पर उसको राइड करने का भी मन था, तो ये भी उसको चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लॉस्ट चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर? हाँ, जो बच्चा है जो गुम गया था, उसने उसकी फेवरेट थिंग्स को लेने से मना क्यों कर दिया मेले में? आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को खोने के बाद जो उसकी फेवरेट थिंग्स उसको मिल रही थी वो उसने लेने से मना क्यों कर दिया? द चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के गुम जाने के बाद उसने ये सब चीज़ों से रिफ्यूज कर दिया। एज ही मिस्ड दैम, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा था। एंड वॉन्टेड टू मीट दैम ओनली, और सिर्फ उन्हीं से ही मिलना चाहता था। नाउ ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल हिज फेवरेट थिंग, और अब उसका जो इंटरेस्ट था उसके फेवरेट थिंग्स में वो गुम गया था, मतलब खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर? आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो बच्चा है वो एक टॉय सेलर के पास जाकर अटक जाता है, उसका मन होता है वो टॉय खरीदने का, लेकिन उसके पापा उसको आंखें दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसकी मम्मी किस तरह से उसका माइंड डाइवर्ट करती है, आप सभी को पता है। उसकी मम्मी उसको क्या दिखाती है, सरसों का खेत दिखाती है, तो उसी के बारे में बताना है हमें। द मदर डिस्ट्रैक्टेड, देखिए अगेन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में डिड है, तो डिड पास्ट टेंस को शो करता है, तो हमने डिस्ट्रैक्ट जो वर्ब है उसको पास्ट में लिखा है, यहाँ हमने टेंस का यूज किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि टेंस का यूज किस तरह से होता है। द मदर डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर, ये क्वेश्चंस में से ही लिखा है कि इस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया, तो अब बताना है किस तरह से। बाय पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, किसकी तरफ पॉइंट करते हुए, जो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड था, मस्टर्ड पता ही, सरसों का खेत जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसकी मम्मी ने उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट किया। ही सॉ कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज, वहां उस बच्चे ने क्या देखा, कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज देखी। एंड स्टार्ट रनिंग आफ्टर दैम, एंड स्टार्टेड होगा स्टूडेंट्स, एंड स्टार्टेड रनिंग आफ्टर दैम, और वो जो बच्चा था उनके पीछे पीछे भागने लगा। तो स्टूडेंट्स आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने बुक के जो चैप्टर, जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चंस भी किए हैं, कुछ एक मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए हैं। तो आई होप आपको जो क्लास है अच्छे से समझ में आई होगी। चैप्टर, हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन, इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से
समझ में आए होंगे। किसी तरह का कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपको आज का वीडियो, आज की क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।